हाँ जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो चुका है 23 फरवरी को, और आज हम उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप देख सकते हैं अपने पेपर में कि आपसे कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ नहीं हुई है, और आपके कितने क्या नंबर बन रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा, आप बस बने रहिएगा कुछ देर में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये परीक्षा 2026 के लिए है। तो 2026 में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम हुई है, उसके लिए है, राजनीति विज्ञान के लिए, है ना। आगे चलते हैं अपन, सीधा सा आगे चले। तो पहला जो प्रश्न है वो है, बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग किया। इसमें पूछ रहा है कि सोवियत संघ को कब भंग किया। तो सोवियत संघ के 3 गणराज्य थे। पहले 3 गणराज्य कौन से थे? एक तो रूस था, एक बेलारूस था, और एक यूक्रेन था। 3 ये देश थे जिन्होंने सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी। और उन्होंने कहा था कि हम आज से सोवियत संघ के विघटन या सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो वो कब था? 1991। ठीक है, इसमें 1991 सही कर लेंगे। इसका राइट आंसर यही है। ये पूछ रहा है, दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्यों का समूह है ना। बाल्टिक गणराज्यों का समूह पूछ रहा है। इसमें बाल्टिक गणराज्य 3 है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। अमेरिका की सामूहिक सुरक्षा के लिए, मतलब अमेरिका का एक सुरक्षा, जो सामूहिक सुरक्षा का एक संधि संगठन है, वो कौन सा? इसमें ये कहा गया है। तो इसमें अमेरिका का पूछ रहा है, तो अमेरिका का हो जाएगा नाटो। नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में। और जो वार्सा पैक्ट है, ये किसका है? यह है यूएसएसआर का, है ना। और इसकी स्थापना 1955 में वार्सा पैक्ट की। आसियान देशों का एक समूह था जिसकी स्थापना 1967 को हुई थी। यूरोपीय संघ, यूरोपीय देशों का एक संधि संगठन था, इसकी स्थापना 1992 में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं दक्षेश। दक्षेश की बात करेंगे। दक्षेश का पहला सम्मेलन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है पहला सम्मेलन कब हुआ। दक्षेश की स्थापना कब होती है? 1985 में। कहाँ होती है? ढाका, बांग्लादेश, है ना। ढाका, बांग्लादेश में। अब जब इसकी स्थापना ढाका, बांग्लादेश में हो रही है, तो पहला सम्मेलन भी कहाँ होगा? ढाका में ही होगा। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सा अंग स्थगित है? यहां पढ़ना है। स्थगित का मतलब स्थापना के समय था परंतु वर्तमान में नहीं है। देखो, अंतरराष्ट्रीय न्याय परिषद भी है, वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद। देखो, इसके 6 अंग बताए थे मैंने। 6 अंग में कौन सा है? पहला है सुरक्षा परिषद, है ना, पहला। दूसरा क्या है इसका? महासभा। दूसरा इसका महासभा है। तीसरा इसका ये हो गया, तीसरा इसका सचिवालय हो गया, सॉरी, तीसरा सचिवालय हो गया। और इसके बाद में चौथा ये हो गया। पांचवा आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया। और जो छठवां अंग है वो है न्यायशीता परिषद। इसी को कहते हैं ट्रस्ट टेरिटरी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। इसमें अब क्या होता है? ट्रस्ट टेरिटरी मतलब कि न्यास परिषद के नाम से गठन किया जाता है, अंग बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसमें कहा जाता है कि जिन देशों के अंदर स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हुई है, उन देशों में न्यास परिषद का कार्य होगा कि स्वायत्त शासन की स्थापना करे। और उस समय की दृष्टि को देखते हुए 11 ऐसे राज्य थे जहां पर इसकी स्थापना नहीं हुई थी। मतलब कि मैं कह दूं कि 11 ऐसे देश थे जहां पर स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हुई थी, है ना। तो फिर क्या किया गया? न्यायशिया परिषद का गठन किया गया। इसके बाद में जब इन 11 देशों में स्वायत्त शासन की स्थापना हो गई, तो क्या किया? 1994 में इस परिषद को, जिसको ट्रस्ट टेरिटरी कहा जाता है, इसको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायशिता परिषद। ठीक है, न्यास परिषद कह दो या इसको ट्रस्ट टेरिटरी कह दो या न्यायशिता परिषद कह दो, वर्तमान में ये नहीं। इसका मतलब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 5 अंग है, जो आप देख सकते हो। इसके आगे चलते हैं। युद्ध प्राकृतिक आपदा, जो युद्ध प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब किसी कारणवश हम किसी क्षेत्र को छोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले जो अप्रवासी होते हैं, अप्रवासी उसे कहते हैं जो अपनी स्वेच्छा से एक स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके बहुत से रीजन होते हैं,
है ना। इसके बाद में घुसपैठिया, जो जबरदस्ती किसी क्षेत्र में घुस जाए उसे घुसपैठी कहेंगे। शरणार्थी किसे कहेंगे? शरणार्थी कहेंगे जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण मजबूरी से एक क्षेत्र छोड़ रहे हैं, उसे ही शरणार्थी कहते हैं। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरणार्थी। अब विस्थापित जन किसे कहते हैं? विस्थापित जन जो किसी क्षेत्रीय विशेष होता है ये, है ना, वहां पर आंतरिक रूप से विस्थापित होते हैं, मतलब है एक ही जगह परंतु एक जगह से उठकर किसी दूसरी जगह आगे कारण, जैसे उदाहरण इसमें बताया गया था कश्मीर जो घाटी है, वहां पर जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ अत्याचार हुए थे तो उन्होंने कश्मीरी घाटी छोड़ दी थी, तो वो क्या कहलाए? आंतरिक रूप से विस्थापित जन। तो विस्थापित का मतलब, इसका मतलब राइट आंसर क्या आ गया? शरणार्थी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं, मैकडोनाल्डीकरण क्या है ना। मैकडोनाल्डीकरण का अर्थ है पश्चिमी देशों से संबंधित है ये। अब पश्चिमी देशों की बात करें तो मैंने कहा था कि पश्चिमी देश कौन से? पूर्व में यूरोप महाद्वीप है, पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप है। तो अब इसमें सीधी सी बात की गई है अमेरिका की, है ना। ये जंक फूड से संबंधित होते हैं, हमने वहां की क्या कल्चर अपना लिए, तो मैकडोनाल्डीकरण सब अमेरिका को ही इंगित करता है, मतलब पश्चिमी देश को इंगित करता है। इसके आगे चलते हैं हम। वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, वहां पर वैश्विक ताप वृद्धि किन में से किस गैस की भूमिका नहीं है? यहां कह रहा है कि भूमिका नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे ओजोन गैस में कमी आ रही है, तो उसमें ओजोन जो परत है उसमें कमी आ रही है, तो उसके जो उत्तरदायी गैसें हैं वो कौन कौन सी है? इसमें आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। इसका मतलब नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है ना, वैश्विक तापवृद्धि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? यहां पूछ रहा है गठन। देखो इसका गठन होगा 1953 को, और ये रिपोर्ट लागू होती है 1956 को, है ना, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए थे। ठीक है, गठवार से में यही प्रश्न आया था, ये लागू कब हुआ था, तो इसमें 1956 करना था, यहां इसका आंसर आ जाएगा 1953। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय जनसंघ का गठन, मैंने बार बार कहा था, ऑफलाइन विद्यार्थियों को भी कहा था कि भारतीय जनसंघ से अब तक पिछले 4 वर्षों से रेगुलर प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सिद्धांत पूछ ले, इसकी स्थापना पूछ ले, संस्थापक पूछ रहा है, तो मतलब अब की बार भी आएगा। और प्रश्न पूछ लिया कि इसका गठन कब हुआ, इसका गठन होता है 1951 को, और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है ना। इनका एक सिद्धांत भी था, है ना, इसका सिद्धांत था एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति, इसका एक ये था ना। दोबारा से बता देते हैं, इसका एक सिद्धांत था, सिद्धांत था एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति। ठीक है। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया है, क्योंकि ये मुंबई में हुआ था तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? बॉम्बे प्लान। हम आगे चलते हैं। विकास के विकास के उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल का समर्थक। देखो, पूंजीवादी मॉडल अमेरिका का था, साम्यवादी मॉडल सोवियत संघ का था, मतलब कि रूस का था। तो उसमें सीधा सा पूंजीवादी उदारवादी पूछ रहा, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। 1956 ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया? देखो, इजरायली देश था, इजरायली देश ने मिस्र पर आक्रमण किया था स्वेज नहर को लेकर, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साथ दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मिस्र हो जाएगा। आगे चलते, गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे, या गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था राम मनोहर लोहिया ने। 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया? असंवैधानिक का मतलब कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है वह संवैधानिक नहीं है, उसने सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया है। तो जब ये याचिका आती है न्यायालय में, तो फिर उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। वो न्यायालय कौन सा था? वो हाई कोर्ट कौन सा था? वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा और राजनारायण ने ये याचिका दायर की थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारी
का दुरुपयोग किया है ना, इसीलिए इनके जो निर्वाचन था उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, है ना। यहाँ के हाई कोर्ट जो जज थे वो थे जगमोहन लाल सिन्हा। आगे चलते हैं अपन, इसमें आगे चर्चाएं करें तो 1965 से पूर्व भारत किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था। 1965 तक प्रधानमंत्री था जे एंड के जो मुखिया था उसका, फिर 1965 के बाद में उसी के पदनाम को बदलकर क्या कर दिया, मुख्यमंत्री कर दिया गया था। पहले प्रधानमंत्री कहते थे, इसके बाद में फिर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसमें जम्मू कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा 22वां राज्य बना था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बसपा, है ना, काशीराम इसके संस्थापक थे। 1989 और 1991 में किस राज्य में, बिहार में सरकार, जो सॉरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी इसने, उत्तर प्रदेश में, है ना, काशीराम थे इसके। आगे चलते हैं। 1949 1959 में माओ के नेतृत्व में चीन में एक क्रांति हुई। कौन सी क्रांति, साम्यवादी क्रांति थी, कम्युनिस्ट, है ना, साम्यवादी क्रांति थी, कम्युनिस्ट क्रांति थी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। अब इस पर हस्ताक्षर होते हैं 1992 में। ऐसे ही एक इसी के साथ एक और थी, जैविक हथियार, है ना, जैविक हथियार पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम, है ना, WSF। ये सभी प्रश्न जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके पिछली क्लास डाली थी उसी में से आए हैं। समकालीन विश्व राजनीति के जो मैंने इंपोर्टेंट प्रश्न डाले थे उनमें से एक भी बाहर नहीं गया है। आपने देखा नहीं होगा शायद उस वीडियो को, जाके देखना कि उस वीडियो का 15 मिनट का वीडियो है वो, उसमें से 20% हुबहू उठे हैं। नहीं विश्वास हो रहा तो जाके मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेना, इसमें पूरे के पूरे ये प्रश्न, है ना, WSF करके मैंने डिटेल से दिया था, इसकी पहले बैठक बताई थी, उसमें पूरा डेफिनेशन क्या आपको, फिर भी आप नहीं पढ़े तो फिर मत पढ़ो, कोई बात नहीं। हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक ये होती है 2001 में, कहाँ होती है, ब्राजील में होती है। और इसकी जो चौथी बैठक होती है वो होती है मुंबई में, है ना। और कब होती है ये, 2004 में। हर वर्ष इसकी एक बैठक होती है। आगे चलते हैं अपन, है ना। इसके बाद में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़े भारत के साथ का दस्तावेज हस्ताक्षर किए। अब ये कौन सा था, ये सहमति पत्र था। सहमति पत्र कह दो चाहे इसको, चाहे इसी को कह दो विलय पत्र, और इसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब कि एक सहमति पत्र की भारत के जितने भी रजवाड़े हैं, देशी रियासत है, वो भारत में विलय हो रही है, तो इसके लिए हस्ताक्षर करना होता था उनको कि आप हमारे में विलय हो रहे हो, तो इसके लिए हस्ताक्षर करो। तो उसे उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लगभग इन्हें भारत में विलय के लिए घोषणा कर दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया, है ना, ये कुछ ऐसी रियासत है जिन्होंने बाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा इनको शामिल किया गया था। आगे चर्चाएं और कर लेंगे हम। आगे चलते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पहला सम्मेलन। देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो स्थापना होती है बांडुंग सम्मेलन 1955 से होती है, उसका जो पहला सम्मेलन होता है वो होता है 1961 में, और होता कहाँ है, बेलग्रेड में, बेलग्रेड, है ना, युगोस्लाविया में। ठीक, आगे चलते हैं। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, बी मंडल, बिंदेसाद मंडल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो इसमें अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न आए हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और सभी के एक एक नंबर का होगा। आसियान शैली क्या है, इसमें पूछा आसियान से, इंपोर्टेंट प्रश्नों में बताया था कि आसियान शैली पूछेगा वो, और पूछ लिया। आसियान शैली क्या थी, आसियान देशों में सहयोग, सहयोग और मेल मिलाप की, है ना, टकराव रहित जो नीति थी वही आसियान शैली कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया के बारे में मैंने डिटेल से बताया इंपोर्टेंट प्रश्नों में भी। दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। अब दक्षिण एशिया है क्या, देखो सबसे पहले तो मैं आपको सामान्य रूप से बताता हूं कि मान लो कि ये भारत है और ये क्या है, ये भारत है, और भारत ही जैसे हम मान के चले तो ये दक्षिण एशिया हो गया, ऐसे मान, है ना, ये दक्षिण एशिया हो गया। यहाँ ऊपर यूरोप आ जाएगा, तो ये दक्षिण एशिया में कौन है, भारत है। और ये पूछ क्या रहा है, 4 देशों के नाम। अब देखो यहां पर है, अब मैंने कहा था कि दक्षिण एशिया, पहले इंपोर्टेंट प्रश्नों में मैंने आपको ये बताया था कि 7 देशों का जो समूह है उसे ही दक्षिण एशिया कहा गया है।
देते आप, है ना। और मैंने ये पूरा जो अभी बता रहा हूँ ना, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 25 दिसंबर 1945 को। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवाधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में विभाजित किया गया? मानवाधिकारों की कोटियां पूछी है तो कोटियां आएगी तीन। तीन कोटियों में बांटा गया अधिकारों को, जिसमें पहला हो गया राजनीतिक अधिकार, है ना, जिसमें पहला हो गया नंबर एक पे राजनीतिक अधिकार, नंबर दो पे आर्थिक और सामाजिक हो गया, और नंबर तीन पे हो गया जो मूलवासी थे उनके अधिकार, मूलवासियों के अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसी के साथ ये हो गए तीन कोटियों में बांटा गया है। अब अगला जो प्रश्न है वो है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन में किन्हों ने भाग लिया? अब देखो पूछ रहा है पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब? 1992 में, है ना। रियो शहर में होता है, ब्राजील में होता है। रियो शहर, ब्राजील का जो रियो शहर है वहां होता है। तो अब यहां ऐसे पूछ लिया किन्हों ने भाग लिया, तो देखो 170 देशों ने भाग लिया था। यहां ऐसे लिखना है, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, है ना। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी और अनेक हजारों हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, स्वयं सेवक संगठन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कितनी कोटि, ये पृथ्वी सम्मेलन में कितने 170 देशों ने भाग लिया, ये सही है। वैश्वीकरण का अर्थ देखो, वैश्वीकरण का अर्थ मैंने बिल्कुल ये सभी प्रश्न जो यहाँ आए हैं ये मैंने इंपोर्टेंट प्रश्नों में करवाया, जाके देख सकते हो आप पहले वाला वीडियो। और ये वैश्वीकरण वाला लास्ट अध्याय है, वैश्वीकरण के नाम से 7वें अध्याय में जाके देख लेना। यहाँ से इसी पेज से कितने प्रश्न आए स्क्रीनशॉट मार लेना, फिर जाके आप देख सकते हो, एक बार देखना आप, ताकि आपको पता चले कि मैंने इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए उनमें से कितना क्या मिला है। वैश्वीकरण का सीधा सा अर्थ है प्रवाह। प्रवाह है किसका? पूंजी का प्रवाह ले लो, चाहे वस्तु का प्रवाह ले लो, है ना। और इसी के साथ सेवाओं का प्रवाह है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक, मैंने कहा था कारक पूछ ले चाहे वो कारण दे दे, बात एक ही है। तो इसमें दो कारक पूछे हैं या दो कारण पूछे हैं वैश्वीकरण के। तो नंबर एक प्रौद्योगिकीकरण था, और नंबर दो पे विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव करना था, है ना। तीसरा आर्थिक प्रवाह में तीव्रता था। दो बार प्रश्न पूछा है वैश्वीकरण का। आगे चलते हैं। सन 2000 में भारत में कौन से तीन नए राज्य बनाए गए? देखो सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनता है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनता है। तो मतलब पहला तो कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। ठीक है, नंबर दो पे उत्तराखंड, और नंबर तीन पे झारखंड। ठीक है, तो ये तीन राज्य हो गए। ये 1 नवंबर को बनता है, ये 9 नवंबर को बनता है, और ये 15 नवंबर को बनता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 1957 में केरल में किस दल की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी? अब केरल में 1957 में गैर कांग्रेस सरकार आई थी, और EMS नंबूद्रिपाद यहाँ के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। शिमला समझौता कब व किन के मध्य हुआ? शिमला समझौता कब होता है? 3 जुलाई 1972 को होता है, और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है ना। ये किसके मध्य होता है? 1972 में भारत से इंदिरा गांधी थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में कर्पूरी ठाकुर किस राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बने? तो कर्पूरी ठाकुर कहाँ के थे? पहले तो ये देखो, बिहार के। बिहार के थे तो बिहार में ही बनेंगे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बिहार। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिंडिकेट के किन्हीं दो नेताओं के नाम पूछे। सिंडिकेट के अनेक नेता थे, प्रभावशाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है जिसे कहा गया सिंडिकेट,
और सिंडिकेट के दो मुख्य सदस्य पूछे, जब इसमें मुख्य एक तो थे के कामराज। के कामराज जब प्रधान ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तब महत्वपूर्ण भूमिका के कामराज निभाते हैं, क्योंकि उस समय के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। एक दूसरी नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, है ना। एस के पाटिल थे, निजलिंगप्पा थे, अनेक नाम थे सिंडिकेट वाले को। ठीक है, दो पूछा तो दो हमने कर दिया। आगे चलते हैं अपन। अब आगे लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम बता रहे हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों के मध्य पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एकमात्र पहला जो परिणाम निकल के आया वो आया, पहली बात तो जो शीत युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया, पहला परिणाम ये। दूसरा क्या हुआ, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति, है ना, एकमात्र क्या बन गई, महाशक्ति बन गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो दो परिणाम पूछ रहे, दो लिख दिए। इसके बाद में भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों में संक्षेप में समझाइए। अब देखो सोवियत संघ में क्या है, हमारी जो हिंदी फिल्में हैं वहां पर बहुत लोकप्रिय है, तो ये सांस्कृतिक संबंध है। यहाँ के कलाकार वहां भी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक ही संबंध है। तो इनमें ये कर देने थे, मैंने ऑफलाइन क्लासों में ये डिटेल से लिखा हुआ। आपके मतानुसार बांग्लादेश के मध्य विवाद के कोई विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं, तो विवाद भारत बांग्लादेश विवाद पूछा है। तो पहला विवाद तो जल को लेकर है। जल में भी कौन सा, एक तो गंगा नदी हो गई, एक ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, है ना, दोनों नदियों को लेकर विवाद रहा है। एक अवैध अप्रवासी, अवैध अप्रवासी, ये क्या है, बांग्लादेश के जो अप्रवासी है वो असम इधर वाले पास वाले जो क्षेत्रों में, बंगाल इन क्षेत्रों में आकर बस गए, इसीलिए अवैध अप्रवासियों को लेकर भी बड़ी समस्याएं बनी है। तो इसको आप देख लेंगे। एक चट्टगांव को लेकर भी विवाद था, चट्टगांव में घुसपैठियां हो गई थी, तो बांग्लादेश का कहना था कि भारत इनको भड़का रहा है, इनको आप देख लेंगे। आगे चलते हैं अपन, सबसे लास्ट में चलते हैं। सातवां जो प्रश्न आया है, आपके मतानुसार भारत और नेपाल के संबंध मधुर है, अपने मत में संक्षेप में बताइए। अब देखो नेपाल ऐसा देश है जहां हम बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, है ना। आयात निर्यात भी बड़ी आसानी से हो जाता है, नेपाल पड़ोसी देश है, तो इसमें इसलिए संबंधों को लेकर इसके बारे में लिख देंगे। आगे चलते हैं। आपका मानना है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, देखो सुरक्षा की दो धारणाएं बताई थी मैंने, पारंपरिक और अपारंपरिक, और ये प्रश्न मैंने इंपोर्टेंट भी करवाया था, इंपोर्टेंट उसमें जाके आप देख लेंगे, है ना, 5th अध्याय में, तो आपको पता चल जाएगा। सुरक्षा की धारणाएं थी दो, पारंपरिक अपारंपरिक। तो अपारंपरिक धारणा में भी मानवता की सुरक्षा में आतंकवाद के लिए बताया गया है कि आतंकवाद प्रमुख खतरा क्यों है, क्योंकि आतंकवाद बेगुनाहों को टारगेट करता है ये, है ना। और इसका सीधा सा आतंकवाद का अर्थ ले तो खून खराबे को लेकर है, क्योंकि आतंकवाद से क्या होता है, खून खराबा होता है। तो इसमें पूछा है आतंक प्रमुख खतरा क्यों है, क्योंकि खून खराबा होता है इससे। और इसके उदाहरण पूछे हैं, इसके क्या पूछे है, उदाहरण पूछे हैं। उदाहरण में पहला देखो, उदाहरण विमान अपहरण, विमान अपहरण होता है। होटलों, भीड़ भाड़ जगह, रेलगाड़ियों में यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, बम लगा दिया जाता है, तो ये भी उदाहरण ही है आतंकवाद की। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण की बात करेंगे। वैश्वीकरण के कारण, देखो वैश्वीकरण का पहले कारक दे दिया, यहाँ कारण दे दिया, बात एक ही थी, वस्तु और पूंजी की तुलना में। यहाँ से प्रश्न को घुमाया है, या प्रवाह कम हुआ है, इसके कोई दो कारण बताओ। अब यहाँ क्या कह रहा है, कारण बताना है हमें, प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं होना है, तो कारण वही आ जाएंगे क्या, है ना, प्रौद्योगिकी और आर्थिक प्रवाह में तीव्रता। इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर आर्थिक, क्योंकि ये पूछ रहा है कमी आई है, तो इसमें यहाँ पर जो दूसरा नंबर आएगा, पहला तो आ गया प्रौद्योगिकी का, प्रौद्योगिकी, है ना, और इसमें जो दूसरा आएगा वो आएगा विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। ये दो कारण है, वैसे तीन है वैश्वीकरण के, जो तीसरा है वो है आर्थिक प्रवाह में तीव्रता। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, इसके बाद में आगे चलते हैं। जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है हैदराबाद भारत विलय कौन सी समस्या है, संक्षेप में विवेचना कीजिए। हैदराबाद को लेकर समस्या है, क्योंकि हैदराबाद के जो शासक थे उस्मान अली खान, वो चाहते थे कि वो मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। उस्मान अली का ये कह रहा था उस समय भारत को कि वह पाकिस्तान में जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ विलय चाहता है, परंतु सरदार पटेल उस समय
ये नहीं चाहते थे कि क्योंकि हैदराबाद मध्य में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है, तो ऐसा कैसे चला जाए। तो इसने समझाया पर नहीं मानी, और फिर चलाया जाता है 1948 में, 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें पूछ रहा है मतपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से मतदान करवाने से आप किसे श्रेष्ठ मानते हो। आपका मत पूछा है कि आप तीन मतदान के तीन तरीके बताए गए थे, मतपेटी, मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें से दो दिया है। मतपत्र में मतपत्र होता है, उम्मीदवार का नाम होता है और चुनाव चिन्ह होता है, उसमें आपको मोहर लगानी होती थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक चुनाव चिन्ह होगा, नाम होगा और एक बटन होगा जिसमें बटन दबाया जाता है। तो इसमें आप किसे श्रेष्ठ मानते हो, तो आपको श्रेष्ठ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बताना था इसमें, क्योंकि इससे तुरंत तो गणना हो जाती है और आसानी होती है वोट देने में भी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। भारत और चीन के मध्य 1962 में हुए युद्ध के कोई दो कारण। इसमें पूछ रहा है कि 1962 का युद्ध हुआ क्यों, है ना, 1962 का युद्ध हुआ क्यों, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो सीमा विवाद चल रहा था भारत और चीन के मध्य, है ना, डोकलाम विवाद रहा है, तिब्बत विवाद रहा है। इन सभी विवादों के कारण 1962 का युद्ध हुआ था। तो इन बातों को लिखना है, सीमा विवाद, क्योंकि कारण पूछ रहा है, तो ये विवादों के कारण ही युद्ध हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दल बदल से आप क्या समझते हो, एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। इसी का एक उदाहरण था आयाराम गयाराम। एक गयालाल से व्यक्ति था जिसने एक कुछ ही पखवाड़े में तीन दलों में आने जाने का कार्य किया, इसी के नाम से दल बदल। इसी को कहते हैं कि एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाना ही दल बदल कहलाता है। तो आयाराम जो गयालाल था वो किसी दूसरी पार्टी में जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। तो इसी के नाम से आयाराम गयाराम का एक मुहावरा मशहूर हुआ था उस समय। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाना दल बदल कहलाता है। अनुसूची 10 से संबंधित है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। तो प्रश्न हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 14 की। आपके मतानुसार यूरोपीय संघ में एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम किया। यूरोपीय संघ यूरोप देश का एक संगठन, यूरोपीय देशों का एक संगठन था जिसने राष्ट्र राज्य की तरह कार्य किया है। अपने मत में पक्ष में तर्क दीजिए। इसमें यूरोपीय संघ के बारे में संपूर्ण लिखता है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है, यूरोपीय की संघ की विशेषता क्या है ना। तो स्थापना 1992 में होती है इसकी, है ना। इसकी पूरी विशेषताएं लिखनी थी कि एक समूह था ये। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। विजन 2020 था, इसको भी ऑफलाइन क्लास में मैंने डिटेल से पढ़ाया आसियान का। इसके बाद में आगे चलते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों का विरोध करने के कोई तीन कारण बताए, क्योंकि खनिजों से क्या हो रहा है, जब भूमि से खनिज निकाले जाएंगे तो दिक्कतें होगी, है ना। तो इसमें एक और इसमें अथवा में करके क्या बताया है, अथवा में बताया है कि पावन वन प्रांतर, आप जाके देखना मेरे इंपोर्टेंट प्रश्नों में मैंने बिल्कुल इस पावन वन प्रांतर को डिटेल से पढ़ा है। पिछली जो क्लास ली थी उसमें पावन वन प्रांतर क्या कहते हैं, हमारे भारत में धार्मिक रूप से कुछ वनों को पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं, जैसे खिजड़ी हो गई, पीपल हो गया। तो इसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि उन जो वन है, जो वृक्ष है, उनमें देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए उनको पावन वन प्रांतर कहा गया है। हम उनको काटते नहीं है ना, उनको हम काटते नहीं है, इसी पावन वन प्रांतर की अवधारणा उल्लेख किया गया है ना, ध्यान रखना। जिन वनों को पवित्र मानते हैं उन्हें पांतर कहा जाता है। ठीक है, नियोजन में केरल मॉडल, देखो केरल में विकास के लिए जो मॉडल अपनाया गया था, विकास के लिए पूरा एक मॉडल तैयार किया गया था जिसे केरल मॉडल कहा गया है। उसमें सब कुछ आता था। आज केरल की शिक्षा देखो 100% है, तो वो केरल मॉडल के कारण ही है। तो केरल मॉडल को आप योजना आयोग के बारे में, ये गैर संवैधानिक है, 1950 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं, है ना। नीति आयोग 2015 से सक्रिय है। ये योजना आयोग अथवा में दोनों प्रश्न सरल है। गोटी एवं भारत राज्य बनने के घटनाक्रम की विवेचना कीजिए। देखो ये भारत के स्वतंत्र होने के बाद में पुर्तगालियों के अधीन था और 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों को भारत सरकार के द्वारा समझाया गया कि इसको मुक्त करो, लेकिन वो नहीं माने। फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा गोवा को 1961 में भारत में विलय कर लिया जाता है और गोवा को फिर 1987 में किसका दर्जा दे देते हैं, राज्य का दर्जा मिल जाता है। इसी के साथ ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पूछा है। आगे चलते हैं अपन। 1974 में हुए आंदोलनों की विवेचना की, जिसमें दो आंदोलनों के बारे में बताया,
एक गुजरात आंदोलन, एक बिहार आंदोलन। देखो गुजरात आंदोलन कब होते हैं? ये होते हैं जनवरी 1974 को, है ना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? मोरारजी देसाई। और कहा क्या जाता है उन छात्रों के द्वारा, जो गुजरात के जो छात्र थे उनके द्वारा। क्यों किया जाता है ये? क्योंकि खाद्य तेलों में वृद्धि हो गई थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, जो उच्च पद थे उन पर भ्रष्टाचार होता, और बेरोजगारी बहुत अधिक स्तर पर थी, इसीलिए गुजरात में छात्र आंदोलन हुए। बिहार में छात्र आंदोलन कब हुए? बिहार में छात्र आंदोलन होते हैं मार्च 1974 को। और यहां कौन कर रहा है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व होता है। यहां भी कारण वही है, खाद्य तेलों में वृद्धि, जारी भ्रष्टाचार, है ना। ये दोनों देख लेंगे आप। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। आपात ये अथवा में करके आया है। तो 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल जीतती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और जनता दल के गठन के बारे में पूछा गया है। तो ये ऊपर वाला बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। कर लिया होगा आपने। 1989 के बाद महत्वपूर्ण मामलों में अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति है। इस कथन के आधार पर व्यापक सहमति, 4 बिंदु स्पष्ट कीजिए। सभी दलों के मध्य 89 के बाद में, क्योंकि गठबंधन का दौर शुरू हो गया था 89 के बाद में, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे गठबंधन के। तो सब दलों में ये की थी कि यदि किसी के पास बहुमत नहीं है तो एक दल किसी दूसरे दल को सीटें देगा ताकि वो सरकार बना सके। इसके बाद में नीचे जो अथवा में करके आया है ये थोड़ा सरल है। 90 के दशक का मतलब हो गया 1990 के बाद, है ना, 1990 1991। तो ये क्या है? राजनीति, गठबंधन की राजनीति पूछ रहा है। अब देखो ये सबसे सरल था। गठबंधन की राजनीति 1989 से शुरू होती है, और देश के जो प्रधानमंत्री बनते हैं गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री, वो होते हैं वीपी सिंह। कौन होते हैं? वीपी सिंह। इसके बाद में चंद्रशेखर आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, है ना। इसके बाद में एसडी देवगौड़ा आते हैं, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं, है ना। तो इन बातों का ध्यान, बाद में फिर अटल बिहारी जी आते हैं। तो ये यहां से लेकर मैं कह दूं 2000, इसको एक बार, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना। वीपी सिंह के बाद में ऊपर देखेंगे आप चंद्रशेखर आता है ना। पीवी पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, अटल जी आते हैं, एस डी देवगौड़ा आते हैं, है ना। आई के गुजराल आते हैं, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं। तो ये क्या होता है? मैं कह दूं कि 1989 से लेकर 2014 तक 2000 गठबंधन की राजनीति रही है। 2014 के बाद में भाजपा आती है और उसको पूर्ण बहुमत मिलता है ना। इसके बाद में वर्तमान में भी गठबंधन की राजनीति है। आगे चलते हैं अपन। ये मैप आया है ना, मैप आया है। इसमें ये भी सरल है, पढ़ाया हुआ है पूरा ऑफलाइन क्लास में, और मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है। इसमें जो सरल है दोनों ही सरल है। अब मैं एक बार यहां ले लेता हूं। ये एक बार मैं इसको समझाने से पहले मैं पूरा विश्व का मैप बना देता हूँ आपके सामने साधारण रूप से, है ना। इससे पहले मैं बात करता हूँ, ये यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ही, है ना। और ये एशिया है, ये यूरोप है, ये एशिया है, विश्व का मैप है ये, है ना। ये है अफ्रीका, है ना, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले इस मैप को हल करता हूं, है ना, इसको हल कर रहे हैं अपन। सबसे पहले सऊदी अरब, सऊदी अरब यहाँ है, ये रहा सऊदी अरब, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, रूस, रूस ये रहा रूस विश्व के मैप में। इसके बाद में जापान, ये रहा जापान, ठीक है साहब। ये भारत है यहाँ पर, है ना, ये भारत है। उसके बाद में चीन, और चीन के जस्ट ऊपर में क्या है? ये इधर, ये लो चीन। और इसमें देखें तो इसमें श्रीलंका पूछ रहा है एक, तो श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे है। है ना। और
अब रिजल्ट बताएगा कि आपने कितनी क्या तैयारी की है और क्या लिख के आए हो आप। अब ये मेरा सॉल्यूशन कराने का मतलब था कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि हमने कहाँ गलतियां की है और कहाँ गलतियां नहीं हुई है। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।